दोस्तों, दुनिया में दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एक जो पढ़ाई करते हैं, क्लास में टॉप करते हैं और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन पूरा करते हैं और फिर क्या बनते हैं, एंटरप्रेन्योर। लेकिन कुछ ऐसे भी सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन्हें स्कूल या यूनिवर्सिटी से किताबी पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जिंदगी से सीखते हैं और वही उनका एजुकेशन होता है। चीनू काला की कहानी भी कुछ ऐसी है। किसी पारिवारिक बहस के कारण 15 साल के चीनू ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और घर छोड़ दिया। बिजनेस तो दूर, उनके पास दिन बिताने के लिए भी पैसे नहीं थे। सिर्फ 300 रुपए से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और शायद कोई दूसरा होता तो जीने की तमन्ना ही छोड़ देता। मेरे पास इस समय रोने का, मायूस होने का या गिव अप करने का तो ऑप्शन ही नहीं था, बिकॉज खाना तो खाना था और जिंदगी भी चलानी थी। लेकिन ऊपर वाला लोगों में इतनी हिम्मत फूंक देता है कि दुनिया देखती रह जाती है और ये लोग भी दुनिया को दिखा के ही दम लेते हैं। 300 रुपए से उन्होंने अपना काम ढूंढा, रहने की जगह ढूंढी और ऐसे करते करते आज वो उन सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक मिसाल हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लड़कियों के बारे में कम सोचते हैं। उन्होंने TEDx टॉक्स और अदर प्लेटफॉर्म्स पर कई बार अपनी कहानी बताई है। Chinu, can we please have you on stage? Put your hands together for Chinu Kala. Hi. तो आज के इस वीडियो में हम चीनू काला की इंस्पायरिंग कहानी जानेंगे। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। चीनू काला की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। वो मुंबई के नाला सुपारा में अपने परिवार के साथ रहती थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ा और घर छोड़ दिया। उनकी अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी। उनके परिवार में कई दिक्कतें थी। मेरी नहीं सुनोगी, मनमर्जी करनी है तो निकल जाओ मेरे घर से बाहर। मुझ में भी बस गुस्सा भरा हुआ था और मैंने सोचा निकल जाऊंगी। की माँ सऊदी अरब में रहती थी और चीनू इंडिया में अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। जब एक दिन उनके पिता ने उन्हें घर से निकल जाने को कहा, उन्होंने 2 जोड़ी कपड़े उठाए और कुछ 300 रुपए लिए और निकल पड़ी। अपनी जिंदगी की पहली अकेली रात उन्होंने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बिताई। उन्होंने निकलने से पहले सोचा भी नहीं था कि कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ भी नहीं, बस निकल पड़ी। तो 3 रुपए के वड़ा पाव पर उन्होंने किसी तरह से अपनी रात बिताई। लेकिन पूरी रात वो ये सोचती रही कि आखिरकार 300 रुपए कितने दिन चलेंगे। इस सोच में वो रोते हुए बैठी रही और जब एक आंटी उनके पास आई और रोने की वजह पूछी, उन्होंने चीनू को डोर टू डोर सेल्समैन का काम सौंपा। अब सेल्समैनशिप में आपको पता होगा दोस्तों कि सैलरी के साथ कमीशन भी मिलती है। वो घर घर जाकर किचन का सामान बेचने लगी। उन्होंने एक डॉम का जुगाड़ कर लिया जहां वो 25 औरतों के साथ रहती थी। उनके दिमाग में कभी ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि वो सुरक्षित भी हैं या फिर नहीं। सच बताऊं तो उस समय जिंदा रहने से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट था ही नहीं। तो एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं सेफ हूं या नहीं, क्योंकि बात अब जीने की थी। उन्हें किसी भी तरह से करके अपना गुजारा करना था और अगले दिन ही वो काम पर चली गईं। अपने जिंदगी की पहली सेल्स करने निकल पड़ी और आगे बढ़ते ही उन्होंने पहले घर की घंटी बजाई। एक औरत ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने चीनू के हाथ में सामान देखा, कुछ बोलने से पहले ही उसने जोर से चीनू के मुंह पे दरवाजा बंद कर दी। वो आवाज सुनकर चीनू को इतना बुरा लगा कि वो नम हो गई। वो रो पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर से सेल्स करने निकल पड़ी और वो सफल हुई। पहली सेल्स आखिरकार उन्होंने किया। वो उनके जिंदगी की पहली सफलता थी और एक नई शुरुआत। उस वक्त 2 वक्त की रोटी मिलना और सर पे छत होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। 2 साल दरवाजे खटखटाने के बाद उन्हें घाट कोपर में कपड़ों की दुकान में आखिरकार नया काम मिला। जब वो महीने के 5000 रुपए कमाने लगे, तब उन्होंने डॉम से पेइंग गेस्ट में शिफ्ट किया। इस बीच वो कई काम करती थी अपना गुजारा करने के लिए। फिर वो टेली मार्केटिंग हो या फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वो सब करती थी। वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम भी किया करती थी और हर नौकरी से कुछ न कुछ सीखती थी। लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में अभी एक बड़ा ब्रेक आना बाकी था। वो साल 2006 में भारत एंड डोरिस में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही थी। जब किसी ने कहा कि उन्हें तो मॉडल बनना चाहिए, तो चीनू ने भी मजाक मजाक में ग्लैडरेक्स मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और उनका टॉप 10 की लिस्ट में सिलेक्शन हो गया। ये उनका फैशन की दुनिया में पहला कदम था और उसके पहले 2008 में उन्होंने एक कॉर्पोरेट मर्चेंडाइजिंग फर्म भी शुरू की थी, जहां वो टी-शर्ट, कॉफी मग्स, लैपटॉप्स और वॉचेस पर ब्रांडिंग ऑफर्स करती थी। सोनी, एयरटेल और ESPN क्लाइंट्स से हर साल 5 से 6 लाख रुपए कमाते थे और उन्होंने फैशन में ही कुछ करने का सोचा। उन्होंने मार्केट को समझने की कोशिश की, फैशन डिजाइन के धंधे को समझने की कोशिश की और आखिरकार
2014 में रूबन्स एक्सेसरीज को शुरू किया। 3 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने बेंगलुरु के फोनिक्स मॉल में 36 स्क्वायर फीट की जगह में रूबन्स एक्सेसरीज को शुरू किया। बिजनेस पहले ही दिन से सक्सेसफुल था, लेकिन चीनू की भूख अभी भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने एक और स्टोर खोलने का फैसला किया फोरम मॉल में, और फोरम मॉल में दुकान खोलने के लिए उन्हें लंबा वेटिंग पीरियड दिया गया, लेकिन उन्होंने मॉल के मैनेजर के साथ मीटिंग तय करके उन्हें किसी तरह से मना लिया। डिग्री तो दूर की बात है, उन्होंने अपना बेसिक एजुकेशन भी पूरा नहीं किया। उन्होंने सेंट एलोसियस स्कूल से अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की और उसके बावजूद बिजनेस में उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। 4 साल में उन्होंने 5 स्टोर्स खोल लिए और 3.34 करोड़ का उनका एनुअल टर्नओवर था। जब वो टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करती थी, उनकी मुलाकात अमित काला से हुई थी, जो अब उनके पति हैं और रूबन्स के डायरेक्टर हैं। उसके पहले ESPN स्टार स्पोर्ट, इंडिया कास्ट यानी कि वायकॉम और नेटवर्क 18 के साथ उन्होंने 14 साल काम किया। वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालते थे और 2004 में उन दोनों ने शादी कर ली और दोनों पति पत्नी कंपनी चला रहे हैं। रूबन्स इंडिया में ये सारे एक्सेसरीज बनाते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और राजस्थान में 80% डिजाइन उनके खुद के हैं और 20% डिजाइन को ये क्यूरेट करते हैं। उनके मुताबिक ये मार्केट 26,000 करोड़ की है और 2027 तक 35,000 करोड़ तक की हो जाएगी। और तो और 88% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है और बाकी 12% ब्रांड्स ने कैप्चर किया हुआ है। बूटस्ट्रैप्ड होने के बावजूद रूबन्स के लाइफ टाइम सेल्स 200 करोड़ के हैं। FY21 में 29.7 करोड़ की सेल्स की थी और FY22 में 51 करोड़ की सेल्स की थी। कोविड लॉकडाउन के दौरान उन्होंने दोबारा अपने बिजनेस मॉडल को री इन्वेंट किया और ईंट और पत्थर के दुकान की जगह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बेचना शुरू किया। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर भी उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं और उन्होंने हाल ही में अपने वेबसाइट से डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक बेचना शुरू कर दिया। मिंत्रा पर खास तौर पर उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रहा है। उनके नाम से हर महीने 38,000 सर्चेस होती हैं और उनके 18,000 ऑर्डर्स आते हैं और कंज्यूमर रेटिंग भी 4.5 से 4.8 के बीच में है और 3 साल से मिंत्रा के बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांड बने हुए हैं। अमित जैन, जो कि खुद भी जयपुर से आते हैं और उनके पिता रत्न विज्ञानी थे, वो रूबन्स में काफी इंटरेस्टेड थे, लेकिन अमित एक को फाउंडर को लाना चाहते थे मार्केटिंग और टेक के लिए, जो चीनू और अमित काला को मंजूर नहीं था, तो अमित डील से बाहर हो गए। रूबन्स का 75% बिजनेस मंत्रा से ही आता है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। मोस्टली वेबसाइट और ई कॉमर्स का शेयर एक बराबर हो तो ब्रांड के लिए सही होता है, नहीं तो वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम पर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि फिर जब वो ब्रांड की ताकत प्लेटफॉर्म तक ही सीमित होती है। लेकिन चीनू और अमित ने बताया कि उनका एवरेज सेलिंग प्राइस 1700 का है। उन्होंने बिजनेस पूरी तरह से बूटस्ट्रैप होकर बनाया था। रूबन्स का ओरिजिनल आस्क था 1.5 करोड़ 0.5% के बदले। नमिता और विनीता ने उन्हें डेट का ऑफर किया और अनुपम ने बिना डेट का। अनुपम ने उन्हें एक ऑफर दिया बिना डेट का, लेकिन आखिरकार चीनू काला ने अमन, नमिता और विनीता के साथ डील पक्की कर ली। 1 करोड़ 1% के बदले, यानी 100 करोड़ के वैल्यूएशन पर डील पक्की हुई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।